लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। मुल्क में जो मुतासरीन है सबको पैसा नहीं दे सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें इसलिए खोलनी चाहिए कि ये एक आम आदमी को फायदा करेगी। हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। मंदरजा झैल सनत उसको खोलने जा रहे हैं। इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी। छोटी मार्केटें उनको खोलने की इजाजत हो, शहरी के बाद लोग निकल के शॉपिंग कर सकें। तमाम कारोबार वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। ओपीडीज खोलने का भी फैसला किया गया है। जितने भी तालीमी इदारे हैं 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। अगला फेज आ रहा है, ये हम कितने कामयाब होते हैं इस फेज में, मेरे पाकिस्तानियों आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कल जुमेरात को और अब सैटरडे से यानी कल से मुल्क में फर्दर लॉकडाउन में नरमी आएगी। सब्सटैंशियली उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 मई से पहले जो पाबंदियाँ लगी थी उनमें से पेशतर अपनी जगह कायम है, लेकिन कुछ मामूली एड ऑन्स हुए हैं और जो अब तफसीलात आप जान चुके हैं उस पर आज हम बात करेंगे। फिर ये भी एक सवाल उठ रहा है कि खुदा न खास्ता अगर इस ईजिंग ऑफ लॉकडाउन की वजह से और तेज़ी से कोरोना फैला तो क्या होगा, क्या मईशत और मुल्क उसके लिए तैयार है। और साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे 2 चीज़ें मैं शेयर करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लड़ रहे हैं कोरोना से, आप लड़ रहे हैं, हुकूमत लड़ रही है, दुनिया लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में खामोशी से वेस्टेड इंटरेस्ट साथ ही अपना करोड़ों अरबों का मुनाफा कर रहे हैं। कौन कमा रहा है? एक फेडरल एडवाइज़र जौन से हैं उनकी एक कंपनी किस तरह इस कारोबार में आ गई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन्फेक्टेंट बनाने के लिए, और वो केमिकल कहाँ कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है और उस इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इंडिया से वाइटामिन तक इंपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ बैन लगाया जा रहा है जबकि पूरी कौम बटी हुई है कोरोना की तरफ, दूसरी तरफ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और सेंटर को प्रॉब्लम क्या है सिंध के साथ, आज सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ सख्त बातें की, उन पे भी तस्करा होगा कि गलत थी, ठीक थी, और क्या वफाक में तासुर पाया जा रहा है कि सिंध ज़्यादा ऑप्टिक्स की गेम कर रहा है, परसेप्शन की गेम कर रहा है, और ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस सब पे बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब, और जो आजकल चेयर भी हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के। असद उमर साहब, ये बताएं, आज कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से नज़र आ रहा है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डर रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, और मुझे बहुत डर लग रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी इश्यूज़ थे, लेकिन हम इसलिए फेडरल गवर्नमेंट से एग्री कर रहे हैं क्योंकि एक नेशनल यूनिटी रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन लिया हुआ है। और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने ये भी कहा कि एहसास डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हो रही थी और जिस तरह मजमे लगा दिए गए उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर, उसने कहा ये मुझे रंजिश रहेगी और ये दिस वाज क्रिमिनल। तो क्लियरली ये जो भी लॉकडाउन की बातें शुरू हुई हैं, ईजिंग ऑफ लॉकडाउन की, इसमें क्लियर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कल मेरी इत्तला के मुताबिक, एंड देन आई कन्फर्म्ड इट ऑल्सो, पहले जाम कमाल साहब ने भी कल की मीटिंग में कहा, एनसीसी की, आप भी वहाँ मौजूद थे, कि जहाँ उन्होंने कहा कि ये जहाँ पे इकनॉमिक लॉकडाउन कम किया गया है उन तमाम जगह पे डाउनवर्ड ट्रेंड आया था, पीक रीच हो गई हुई थी, पाकिस्तान में भी पीक नहीं पहुँची, तो ये प्रीमेच्योर शायद हो रहा है। ये बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ रहा है शार्प, इस पर क्या कहते हैं आप? पहली बात तो ये आखिरी कमेंट जो आपने बोला ये जाम कमाल का नहीं था, ये कमेंट जो है वो मुराद अली शाह साहब का था। दूसरी बात ये कि कल जो फैसले हुए ये सारे वो फैसले हुए जिनको सूबे माने। हम तो कुछ और काम भी करना चाहते थे, जो सूबों ने माना वो हमने नहीं किया। सो इसमें से तो कोई एक भी चीज नहीं है ऐसी जो वो ये कह सकते हैं कि उनको जबरदस्ती करवाई गई है, क्योंकि उनके पास तजावीज तो इससे ज्यादा रखी हुई थी। तो उन्होंने जिस चीज को, कोई एक चीज वो बता दें जिसपे उन्होंने कहा था कि ये नहीं करना चाहिए और हमने फिर भी कर दिया, कोई एक चीज बता दें। सो मेरी तो समझ से बाहर है कि हर दफा यही होता है। पिछली दफा जो है वो 14 अप्रैल वाली जो डिसीजन मेकिंग थी, 3 दिन का सेशन, पूरी डिटेल, ये वो एटसेट्रा करके, और उसके बाद जिस वक्त वो कंसेंसस डिसीजन अनाउंस हुआ तो उसके 5 मिनट के बाद सईद गनी साहब की ट्वीट आ गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि सियासत करना चाहते तो करते रहे सियासत। जो मेरी जब प्रेजेंटेशन एनसीसी के अंदर हुई, एनसीसी की प्रेजेंटेशन के अंदर एज यूजुअल
प्राइम मिनिस्टर ने जब पहली दफा प्रोविंसेस के पास जब कमेंट लेते हैं तो हमेशा वो सिंध से सबसे पहले कमेंट लेते हैं, तो उन्होंने सिंध से सबसे पहले कमेंट करने को कहा। और मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने स्टार्ट यहाँ से किया था कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू असद उमर साहब के इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारी डिस्कशन हुई थी और उसके लिहाज से जो डिसीजन हुए थे वही उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए। सो आई हैव नो आइडिया। बाय द वे, आज सुबह भी मुझे मुराद अली शाह साहब का फोन कॉल आया था, उन्होंने मुझसे 2 चीजों की वजाहत पूछी, और एक तो दिन था कि उसके ऊपर, और दूसरी डेफिनेशंस छोटी मार्केट के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ कि आई डोंट वांट के अस टू डू एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर्स आर डूइंग। तो आई मीन उसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। अच्छा, नहीं, इस प्रोग्राम से पहले मेरी जाम कमाल साहब से बात हुई, असद, उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि आपसे 2 बातें मंसूब की गई। एक तो ये कि आपने शायद गिला किया वहाँ पे कि हमें कुछ हमें बता दिया जाता है, हमें हमारे से राय उस तरह नहीं ली जाती, और सेकेंडरी ये कि आपने ये फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये बात ज़रूर की थी कि जहाँ जहाँ पे इकनॉमिक लॉकडाउन में कमी आई है वहाँ पीक हो गया हुआ था, 70-80% जा रहा था, और हमारे यहाँ पे तो पीक कर रहा है। 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये पीक अभी आनी है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अभी हमें नहीं पता, अभी बढ़ने का ख़तरा है। क्या हम प्रीमेच्योर तो नहीं कर रहे, इस पैटर्न को डिफाई कर रहे हैं? पहले सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दें कि क्या जाम कमाल ने कंफर्म किया कि उन्होंने कहा था कि हमसे पूछा नहीं जाता और हमें सिर्फ बता दिया जाता है? उसमें जिस तरह उनका स्टाइल, और उन्होंने मुस्कुरा के मुझे ये कहा कि नहीं, ये इस तरह बात नहीं थी, लेकिन फिर वो दूसरी बात पे चलेगी। ही नाइदर डिनाइड इट नॉर कंफर्म्ड इट। बिकॉज उन्होंने पहली बात तो उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। Okay. और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, मेरे पास तो हार्ड टेंजिबल इंफॉर्मेशन है, हमने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हम कुछ और क्या करना चाहते थे और सूबे नहीं माने। प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने असद एक बात की थी, एक बड़ा आई वुड कॉल इट अ सैड स्कैंडल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, और लेकिन ये डायरेक्टली इस टाइम्स ऑफ क्राइसिस से है। हम, आपकी गवर्नमेंट, हम लोग, सारे लोग लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, लेकिन लगता है कि इस टाइम पे भी बिजनेस इंटरेस्ट अपनी गेम्स और कर रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बताया गया कि बड़ा की एलिमेंट है और ये डिसइंफेक्टेंट मटेरियल के अंदर बहुत ज़रूरी है। 2 इस कंपनीज इस मुल्क में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रही हैं। एक है डेस्कॉन ऑक्सीकैम, ये इनकी कंपनी है रज़ाक दाऊद साहब की, फेडरल जो एडवाइज़र हैं, और दूसरी सितारा केमिकल्स हैं, ये 2 बनाते हैं। जैसे ही जब ये सारा सीन हुआ तो परमिशंस दिलवा दी गई और परमिशन ले ली गई डेस्कॉन के लिए इससे डिसइंफेक्टेंट बनाने की और स्प्रेइंग केमिकल बनाने की। अब पता ये लग रहा है कि ये जो सा स्प्रेइंग केमिकल है, जितने जो सरकारी इदारे हैं तमाम जगह पे, वो जहाँ जहाँ पे ये बेस्ड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, वो सारा इन्हीं की कंपनी का है। और एट द सेम टाइम, हैविंग सेड दैट, जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं वो 25% से 83-85% तक लगा दी गई हैं कि बाहर से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना लाया जाए। आम हालात में ठीक था, अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन आजकल जब डिसइंफेक्टेंट चाहिए और सस्ता चाहिए, वो क्यों इस वक्त ये ड्यूटीज़ लगी हुई हैं? क्यों आपके जो फेडरल कैबिनेट के कलीग हैं उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रही है? और जब इतने ज़्यादा आपको एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगी हुई हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं? इससे बड़ा क्या स्कैम हो सकता है कोई? स्कैम तो पाकिस्तान में मुकाबला ही रहता है कि सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है। लेकिन ये जो है, मालिक, सच्ची बात है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है आप जिसकी बात कर रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझसे पहले बता देते तो मैं कोशिश करता लेने की। कैबिनेट के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी इंक्रीज़ करने का केस नहीं आया, ना ऐसी कोई अप्रूवल का केस आया। तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में या तो रज़ाक दाऊद साहब से डायरेक्टली पूछ लें या कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये सवाल पूछ लिया जाए। नहीं, लेकिन क्योंकि आप कोविड फोर्स के ऊपर इस वक्त आप उसको हेड कर रहे हैं, आप मेंबर प्लानिंग भी हैं, आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, मैं 3 आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। आई एम श्योर यू डोंट नो अबाउट इट, लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो सिटिंग एडवाइज़र हैं उन्हीं की कंपनी एक रेस्ट्रिक्टेड केमिकल बना के, और सबसे ज़्यादा जितने सरकारी इदारे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो उनको बेचा जा रहा है? और सेकेंडली, अगर टैरिफ प्रोटेक्शन दी हुई है
और वो क्या इस टाइम पे ये टैरिफ प्रोटेक्शन हटनी नहीं चाहिए ताकि बहुत तादाद में ये पेरोक्साइड इंपोर्ट हो सके और सस्ता डिसइंफेक्टेंट बन के मैसिव स्केल पे कम्युनिटीज़ में फैलाया जा सके? हाँ, बट मैं एक मफरूज़े के ऊपर जो है ना मालिक अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं एक मफरूज़े के ऊपर जो है वो अपना तज़िया देने के लिए बैठ जाऊँ। देखें, असूली तौर पे वैसे मैं आपको एक चीज़ सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी इस पूरी जो कोविड की जो जंग है, जहाँ तक मटेरियल्स की बात है जो क्रिटिकल कंसिडर किए जा रहे थे, ये जो आप स्प्रेज है ये हमारी क्रिटिकल की लिस्ट में नहीं है। जो क्रिटिकल की लिस्ट में हमारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारी कोशिश एक्चुअली रिवर्स रही है और वो ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जल्द से जल्द की जाए। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरत हाल दुनिया में उन क्रिटिकल इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि किसी कीमत पे भी मिलने को तैयार नहीं थे। वेंटिलेटर की कीमत जो है वो 2.5 गुना दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी ब्लैक मार्केट से जाके खरीदने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ओवरऑल तो मेरे ख्याल में ये एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस कोरोना के क्राइसिस को फाइट करने के लिए कि हमने हमारे लोकल R&D के जो इदारे हैं, हमारे जो हुकूमत के पैदावार के इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने मिल के बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस किया और तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं अलावा वेंटिलेटर्स के इस वक्त पाकिस्तान में बन रही हैं जो क्रिटिकल रिस्पांस की हैं, और वेंटिलेटर्स भी इंशाल्लाह अगले 2 महीने के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मेरी आपके एक तो आपके एंटाई आप CM समझ लें कि अपने कोलिशन पार्टनर समझ लें व्हाटएवर, लेकिन नाम दिए बगैर बात कर तो मेरे 2 वज़ीर आला से बात हुई और उनका ख्याल ये था कि ये तमाम इशू के अंदर जो ये 18th अमेंडमेंट की एकदम बहस छिड़ गई है, ये NFC की बात छिड़ गई है, ये कोविड की वजह से फाइनेंशियल पैकेज दोबारा रिवाइज होने की बात हो रही है। क्या NFC के ऊपर ये जो कोविड का क्राइसिस हुआ है, क्या इसने ज़्यादा प्रेशर डाला है वफाक के ऊपर कि वो दोबारा बात करे NFC को रिविज़िट करने का, क्योंकि पैसे नहीं है वफाक के पास और रिसोर्सेज का बड़ा कंस्ट्रेंट आया? ये तो कोई नई बहस नहीं है मालिक, ये तो बहुत अरसे से चल रही है और जब से 7th NFC अवार्ड हुआ है उसके 1-2 साल के बाद से ये बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई थी और बार बार इसके ऊपर गुफ्तगू भी की गई है। जब हमारा NFC अवार्ड का नया प्रोसेस शुरू हुआ था पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया था कि किस तरीके से डील किया जा सके इसको। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और जाहिर है कि जो क्राइसिस जब आता है तो उसमें अगर कोई कमज़ोरी होती है तो वो कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाती है, क्योंकि आपने ये देखा है कि जब क्राइसिस आया तो मुल्क के पहले तो आप डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज देख लें कि जो वफाक जितना पैसा जमा करता है उसका 60% तकरीबन जो है वो सूबों को चला जाता है और उसके ऊपर सूबाई आमदनी उसके ऊपर होती है। लेकिन उसके बावजूद जब क्राइसिस आया तो आवाम को रिलीफ देनी थी, तो सबसे ज़्यादा पैसा मतलब प्रोविंसेस कहीं करीब भी नहीं है, उसके कई गुना ज़्यादा जो रिलीफ का एफर्ट है वो वफाक ने किया। जब बिजनेसेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत आई, चाहे वो उनके कर्ज़ों को मौखर करने के लिए थे, सूद की अदायगी में आसानी पैदा करने के लिए थी, बिजली के बिलों के लिए थी, उनकी तनख्वाहों देने के लिए सस्ते कर्ज़ों की ज़रूरत थी, वो तमाम जो है वो वफाक ने किया। जहाँ सप्लाईज़ की बात आती है, हेल्थ जो कि डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है, जहाँ जहाँ कमी पैदा हुई तो सब सूबों ने वफाक की तरफ देखा। इसी तरीके से इस वक्त आपने मुतालबा सुना है लोकस के बारे में कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वफाक को लीड लेनी चाहिए और वो हो भी रहा है कि जहाज़ वफाक के आ रहे हैं, दवाइयाँ वफाक लेके दे रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ये रियलिटी है कि सूबों को इन्हिसार है वफाक के ऊपर, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ये बेहतर नहीं है कि जो मवासलात जो महसूलात हैं उन महसूलात की तकसीम इस बुनियाद पे की जाए जिस बुनियाद के ऊपर जिम्मेदारियां बटी हुई हैं या जिस बुनियाद के ऊपर तवक्कुआत हैं। लेकिन वो सिंध चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि आपके पास 6 डिपार्टमेंट्स हैं चलाने के लिए, तो 50% में आप 6 डिपार्टमेंट्स ही चला सकते। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट तो हमारे पास 6 हैं। एग्रीकल्चर जो है डिवॉल्व मिनिस्ट्री है, लोकस का हमसे क्यों कहते हैं? जिस वक्त हेल्थ की बात आती है कोरोना क्राइसिस के अंदर वफाक की तरफ क्यों देते हैं? तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। मैं ऐसे आपको 25 और डिवॉल्व सब्जेक्ट बता सकता हूँ कि जहाँ के ऊपर इसी तरीके से पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। ये सारे काम वफाक से क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? एक तो ये आप कह सकते हैं कि यार वफाक को शौक है ना करे,
यहाँ तो मुतालबे हो रहे हैं, यहाँ तो तमाम, मैं तो रोज़ाना बैठता हूँ भाईजान नेशनल कमांड सेंटर में, रोज़ाना मेरे सामने कोई डिमांड्स रखी जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने अभी डिमांड की है कि जी हमारे पे बहुत प्रेशर आ गया है, हमें स्पेशल ग्रांट दे दी जाए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हमारे पास गंदम जो है उसके ऊपर सब्सिडी दे दी जाए। बाकी जो सेहत के निज़ाम, लोकस, ये तो हम बता ही रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो तवक्कुआत हैं और जो वसाइल हैं वो आपस में उनको मैचिंग होनी चाहिए। इतनी सादा सी बात है, बाकी तफसील है, उसके तफसील के ऊपर बैठ के बात की जा सकती है। ये आपने टिड्डी दल की बात की, क्या आपके नॉलेज में है कि मेरी बात हो रही थी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत अरसा पहले फंड्स रिलीज़ कर दिए थे एनडीएमए को स्प्रे जहाज़ लेने के लिए, और इन्होंने उसमें कोताही की है और बिल्कुल जहाज़ अभी तक नहीं आए। कैन यू कंफर्म और डिनाई दिस, अगर आपकी नॉलेज में है? अच्छा जी, जहाज़ तो एक अभी कोई परसों पहुंचा है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी, बट ये क्योंकि मैं उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कमेंट कर सकता कि फाइनेंस ने कब अप्रूवल दिया था या क्या डिले हुई है। बट ये मुझे पता है कि अभी कोई आया है जहाज़ अभी रिसेंटली। अच्छा, इसी पे वापस कोविड के ऊपर बड़ी दो क्विक क्वेश्चंस मैं करना चाह रहा हूँ। अगर अभी आपका ये पैटर्न चेंज होता है स्पाइक्स का, कि शायद अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बढ़ जाता है सब कुछ, तो क्या ड्रास्टिक रिविजन के लिए गवर्नमेंट तैयार है? बिकॉज दूसरी ग्राउंड रियलिटी तो असद नहीं बदल रही, वही गुर्बत है, वही दिहाड़ीदार है, वही सब कुछ है। तो क्या चीज़ है जो कोई आपने कोई थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि अगर इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता की बात होगी तो हम कंप्लीट लॉकडाउन पर चले जाएंगे? जी बिल्कुल, वैसे मैंने मालिक पहले कहा था ना कि जैसे तमाम बाकी दुनिया में कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि जो डिफाइनिंग फैक्टर है, बीमारी तो फैल रही है, तमाम दुनिया के अंदर फैल रही है, कोई उसको रोक नहीं सक रहा, लेकिन कोशिश ये है कि बीमारी का फैलाव इतनी तेज़ी से ना हो कि हमारा सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। उसके अंदर क्या है जी, हॉस्पिटलाइजेशन बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी है, वेंटिलेटर्स हैं, और ज़ाहिर है हमारी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी जो टेस्ट के लिए जो तमाम सप्लाईज होती हैं उसको सामने रखते हुए हम फैसले करते हैं। अभी हमें गुंजाइश नज़र आई कि 14 अप्रैल को जब हमने कहा था तो उस वक्त भी लोगों ने खदशा ज़ाहिर किया कि शायद बहुत तेज़ी से अब फैलाव बढ़ जाए। वो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया। इस वक्त तक ऐसी सूरत हाल नहीं आई। हमारा हेल्थ केयर निज़ाम में अभी भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो एक और फैसला किया गया है, कुछ तदरीजी बंदिशें जो हैं वो ख़त्म की गई हैं। अब इसका रिजल्ट आगे जाके देखेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल नज़र आती है, और हम सिर्फ उस वक्त की सूरत हाल नहीं देखते, हम कम से कम आगे 1 महीने से 6 हफ्ते हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास डेटा साइंटिस्ट हैं जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हमारे लिए करते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में इतनी हाई क्वालिटी लोग मौजूद हैं। कुछ लास्ट क्वेश्चन, और वो जब भी आप आते हैं मैं आपसे एज ए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूर पूछता हूँ, बजट आने वाला है और जिस किस्म के हालात हैं हमें रियली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना होगी। अभी तक कुछ कंसेशंस आई हैं, डेफिनेटली वेलकम कंसेशंस हैं बिजनेसेस के लिए, सब कुछ। इज़ इट इनफ? और दूसरा, क्या अभी कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि अगर आप काइबोर फिक्स कर दें और आप इंटरेस्ट रेट 3-4% पे ले आएँ तो आप रोल ओवर कर सकते हैं इकॉनमी को। डू यू एग्री? सर, ये इंटरेस्ट रेट नीचे होना, रियल इंटरेस्ट रेट कम होना जो है, लेकिन पॉजिटिव रहना जो है वो एक अच्छा टारगेट है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आती आ रही है, और वो भी जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि हम जो सेहत के फैसले कर रहे हैं वो भी फॉरवर्ड लुकिंग किया जाता है। तो अगर आगे नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने चाहिए, वो बड़ी अच्छी बात है बताते खुद। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये कोरिलेशन बिटवीन लो इंटरेस्ट रेट्स और जो इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी है पाकिस्तान के अंदर, उसका बड़ा वीक कोरिलेशन है। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है कि अगर सिर्फ ये काम कर दिया जाए तो उससे हो जाए। जहाँ तक एक इकॉनमी का आगे बजट की बात है जी, आज सुबह ही मीटिंग हुई थी। 5 जून को फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट लेकर आएगी। मुश्किल हालात हैं, देखें किस तरीके से वो बैलेंस करते हैं। बट डू यू थिंक इनफ इज बीइंग डन? आई थिंक जो साइज ऑफ द स्टिमुलस रिलीफ पैकेज था, मेरे ख्याल में लोगों को उसने सरप्राइज किया कि वो कितना बड़ा पैकेज था। उसके अंदर थोड़ी बहस हुई कि डेफिनेशन इश्यूज पे, लेकिन इसमें कोई भी डिसएग्री नहीं करता कि एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज लाया गया।
अब जो है वो ज़ाहिर है कि जैसे हम आगे जाएंगे, हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, उनसे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिलीफ के लिए काम करना चाहते हैं, स्टिमुलस ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जो IMF का प्री एग्रीड पैकेज है उसके अंदर तो ज़ाहिर है इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। IMF ने अभी ये लैटिट्यूड दी, उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हमने ये जो अभी किया है और उसके नतीजे में जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजट का खसारा है, वो IMF के साथ जो एग्री हुआ था उससे कहीं ज़्यादा होगा और वो IMF ने एक्सेप्ट किया। अब अगले साल के लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो अलाउ करते हैं, वो देखना होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास क्या लेकर आए। चलें, देखना होगा। और हमारे पास IMF के 2 बंदे हैं, गवर्नर भी है IMF का, डिप्टी गवर्नर भी है, वर्ल्ड बैंक का हमारे पास फाइनेंस एडवाइज़र है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी अब हो जानी चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। आप क्या करना चाहते थे जिसमें सूबे नहीं माने? वो हम अनाउंस कर चुके हैं उसके अंदर हमारी, और ये भी 2 सतह के ऊपर था। कुछ चीजें जो सूबों ने हमें मशवरा दिया कि आप ऐसे नहीं इसको ऐसे कर दें, वो हमने NCOC की मीटिंग के अंदर एग्री कर लिया और जैसी सूबों की सिफारिशात थी वैसी ही कर दी गई। मसलन हमने वहां पे 1 दिन लिखा हुआ था वीकली ऑफ का, सूबों ने किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, हमने वो 2 दिन कर दिया। इसी तरीके से अफ्तारी के बाद शॉप्स खोलने का एक प्रपोजल था, सूबों ने कहा ये नहीं करें, हमने उसको खत्म कर दिया। इसी तरीके की और चीजें थी जो वहीं पे एग्रीमेंट हो गया। जिस चीज के ऊपर ये फैसला हमने किया कि अच्छा ठीक है, हम NCC की मीटिंग में, यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट नहीं हो चुका है, हम NCC की मीटिंग के अंदर दोबारा ये बात जो है रख देते हैं डिस्कशन के लिए। वो था इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन का, जहाज का, इंटर प्रोविंशियल बस मूवमेंट का, और जो हमारे रेल से मूवमेंट हो रही है। और हमारा पॉइंट ये था, हमने वहां पर डेटा भी रखा कि इस वक्त जो है, जो कोरोना आने से पहले की सूरत हाल थी उसके मुकाबले में तकरीबन आधी निस्फ जो है गाड़ियों की मूवमेंट अभी भी हो रही है मोटरवे के ऊपर। तो जो लोग अमीर हैं, जो गाड़ियां अफोर्ड, जिनके पास गाड़ियां हैं, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो अभी भी इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो बस में जाता है या ट्रेन में जाता है वो नहीं जा सकता। इसी तरीके से सारी दुनिया के अंदर एयर ट्रैवल हो रहा है, हमने बंद किया हुआ है। हमारी इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक हमने बंद किया हुआ है। सुबह नहीं माने उस बात को तो हमने वो नहीं किया फैसला उसके ऊपर। इसलिए तो पहली बात तो मैं ये वाजे कर दूं कि जो फैसले हुए इसमें से कोई भी एक भी फैसला ऐसा नहीं था जहां हमने सूबों की मर्जी के बगैर जबरदस्ती करके कोई फैसला इंपोज कर दिया गया। अब दूसरा आपका जो सवाल है कि क्या पीक आ गई है, हम ये कह रहे हैं यार अभी पीक नहीं आई, ये सूबे नहीं कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। सिर्फ फर्क समझने की कोशिश करें। जरा सा मालिक अगर मुझे इजाजत है थोड़ा सा कि मैं जरा तफसील में थोड़ी बात कर लूं। सारी बात पिछले 2 महीने से सारी दुनिया में क्या हो रही है, फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब ये होता है कि बीमारी फैलती जाएगी, वो ये नहीं होता कि बीमारी खत्म हो जाएगी। फ्लैटन द कर्व यानी बीमारी फैल रही है लेकिन उसके फैलाव के अंदर अब इजाफा नहीं हो रहा है। और ये क्यों करने की कोशिश की जा रही है? कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। सिंगापुर में उन्होंने सब बंद कर दिया, जिस दिन खोला वापस आ गई वबा वहां पर। यहां पर ये तो कोई इलाज तो इसका मौजूद नहीं है। सिर्फ ये एहतियात करने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि बीमारी इतनी तेजी से फैले कि आपका जो सेहत का निजाम है वो मफलूज होकर रह जाए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपकी ओवरफ्लो कर जाए। यूरोप में और न्यूयॉर्क के अंदर इतनी तेजी से ये बीमारी फैली कि उनका हॉस्पिटल सिस्टम ओवरफ्लो कर गया और उनके अमवात जो हैं वो बेतहाशा हाई लेवल के ऊपर अमवात होनी शुरू हो गई। हमारे एक्शंस और वो भी रिपोर्टेड है, डेटा है कि पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया वो निस्बतन जल्दी किया बनिस्बत इन ममालिक के, मगरबी ममालिक के। और उसके अलावा जो है कुछ अनएक्सप्लेन फैक्टर भी है। कुछ कहते हैं BCG वैक्सीनेशन का असर है, कुछ कहते हैं मलेरिया जिन मुल्कों में उनका है, वो गर्मी की बात करते। साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट कंक्लूसिव, वी डोंट नो व्हाई, बट हमें पता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में जो मोर्टालिटी रेट्स हैं उससे बहुत कम है जो उस वक्त यूरोप या अमेरिका में देखने के नजर आ रहे हैं। तो जब हमने कंट्रोल किया, शुरू में हमारे पास मुकामी डेटा अवेलेबल नहीं था, हम सिर्फ देख रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमने बहुत सारी चीजें बंद कर दी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में गुंजाइश है, तो हम एक बड़े सोचे समझे आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी अमल से गुजरते हुए 14 अप्रैल को पिछला स्टेप लिया था और अब 9 मई को हम अगला स्टेप लेने जा रहे हैं तकरीबन 1 माह के गैप के साथ, और वो भी चंद चीजें हमने ऐड की हैं। अभी भी बहुत कुछ बंद है और ये सही तरीका है
क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि अभी तो आपके हेल्थ केयर के निज़ाम के अंदर फैसिलिटीज मौजूद है। मसलन सबसे ज्यादा जो चीज जिसकी हार्ड वायर जो सबसे क्रिटिकल इस वक्त बॉटलनेक है वो है वेंटिलेटर्स। तमाम दुनिया वेंटिलेटर लेने की कोशिश कर रही थी। आज जो हमारे कोविड के मरीज हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर, वो टोटल अवेलेबल जो वेंटिलेटर्स कोविड के लिए वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में अवेलेबल है उसका 3% है। आप उन ममालिक की बात कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स खत्म हो गए थे। सो ये देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि साथ साथ जो गरीब आदमी है, मुतवस्सत तबका है, सफेद पोश है, उसके ऊपर जो माशी इस वक्त बोझ है, जो परेशानी है, वो भी बेतहाशा है। और उसी सिलसिले में आखिर अगर उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल था कि एहसास की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई, तो मेरे ख्याल में उन पाकिस्तानियों को जो करोड़ों पाकिस्तानी हैं जिनको ये नहीं पता था कि अगले दिन खाना कहां से आएगा, उनको बिल्कुल अबैंडन कर देना और उनकी कोई मदद ना करना, शायद वो भी क्रिमिनल था। तो इसलिए ये जो 144 अरब रुपया जिसमें जो 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में बांटा जा रहा है, जिसमें लाखों खानदान जो है वो सिंध के हैं, अगर हम ये ना करते तो शायद सिंध के अंदर आपको सूरत हाल इससे बहुत ज्यादा मजीद खराब नजर आती है। लेकिन असद, अगर चलें एहसास पे बात कर लेते हैं, दैट कांट बी एन एक्सक्यूज। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 ऐसे बैंक्स लेते हैं जिनकी टोटल मुल्क में ब्रांचेज ही 18,000 है, उनमें से एक बैंक तो सिंध में ना होने के बराबर उसकी ब्रांचेज हैं, उससे बेहतर था टेलीकॉम कंपनीज होती, उनकी डिजिटल सर्विसेज थी, उनके आउटलेट्स थे, ट्रेडर्स थे, और बड़े अरसे से बात चल रही है। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न ये 2 बैंक्स पे ही सारा इन्हिसार है। तो ये तो एक डिजास्टर था ना, ये तो मिटिगेबल डिजास्टर था। ये कह देना कि बिकॉज ये आपकी राय है, ये आपकी राय है, और ये और भी कई लोगों की राय है। ये कम से कम 3 दफा काबीना के अंदर भी मामला उठाया जा चुका है, और तीनों दफा तफसील से सनिया निश्तर ने एक्सप्लेन किया है कि वो मोबाइल वॉलेट्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। और मोबाइल वॉलेट्स के अंदर भी जरा सा ये मोबाइल जो पेमेंट्स होती हैं उसके अंदर भी याद रखें कि एंड में पाकिस्तान के अंदर जो है, जिसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन अ वे भी आप कह सकते हैं, एंड में जाके कैश ही लेना होता है किसी से। सो जो सिस्टम है उसको, लेकिन वो डिस्पर्स होना था ना, एक तरफ असद, एक तरफ 18,000 आउटलेट्स, एक तरफ 1.25 लाख से ज्यादा आउटलेट्स, बड़ा फर्क है दोनों में। उसके अंदर लेकिन मालिक, ये एक ट्रेड ऑफ है। दूसरा ट्रेड ऑफ ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, और चंद मराकज पे जरूर ऐसा हुआ, और वो सिंध में ज्यादा हुआ, बाकी सूबों के अंदर बहुत ही मुनज़्ज़म था। वो तकरीबन हजारों तस्वीरें जो हैं वो सनिया निश्तर हमसे शेयर कर चुकी हैं, और हमने भी कुछ सेंटर्स विजिट किए। चले उसका तो आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म सिंबलिज्म बड़ा ज़रूरी है। आज ही के दिन में हमने 3 इमेजेस देखे। एक चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मास्क पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, उनके साथ लोग बैठे हुए थे। फिर रिपोर्टर्स के कहने पे मास्क उतारा, आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था। हमने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। फिर मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग उस्मान डार क्या एक मीडिया टॉक थी, जो वो अब यूथ फोर्स, आपकी टाइगर फोर्स को वो हेड कर रहे हैं, जिस टाइगर फोर्स ने एजुकेट करना है लोगों को आपके मुताबिक कि किस तरह करें। वहाँ पे बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है, कोई केयर नहीं है, कोई जो डिस्प्ले था, टोटल डिसरिगार्ड फॉर ऑल पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर आपके की लोग, और ख़ास तौर पर वो लोग जो उस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक डिस्प्ले ये कर रहे हैं, तो फिर कौन सीरियसली लेगा इसको? कौन सी आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे? अच्छा, पहली बात तो मैं ये दोनों इवेंट्स का पता नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे डिस्क्राइब करें तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत किया उन्होंने, और बिल्कुल इस बात का एहतियात करना चाहिए था। तो उसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। जहाँ तक आप सिंबलिज्म कैसे ट्रांसलेट होता है एक्शन ऑन द ग्राउंड, ये अच्छा नहीं लगता मालिक। लेकिन क्या करें, आप लोग सवाल बार बार, पाकिस्तान में जमहूरी सियासी निज़ाम है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक आज़ाद मीडिया है, वाइब्रेंट मीडिया है, तो ये सवाल फिर बार बार पूछा जाता है। देखिए, सब्सटेंटिवली इन द एंड द नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो आप खुद ही देख लें, आप नंबर्स देख लें ज़मीन के ऊपर, चाहे वो केसेस के हों। चलें, केसेस जो है वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं
के टेस्ट पूरे नहीं हुए इसलिए नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो आपके ऑक्सीजन पे हैं, जो वेंट्स के ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा जिनकी अब बात हो चुकी है, उसमें कहीं आपको कुछ लगता है कि किसी लिहाज से भी सिंध जो है वो बहुत बरतरी है उसको हासिल बाकी सूबों के ऊपर? क्लियरली इस वक्त ग्राउंड पे जो एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर सबसे बेहतर हालात जो हैं वो बड़े सूबों के अंदर पंजाब के हैं, फिर सिंध है और उसके बाद केपी है। सो मतलब मैं सिंबलिज्म के को अच्छी बात है सिंबलिज्म, लेकिन वो सिंबलिज्म इन दी एंड किसी एक्शंस के ऊपर ग्राउंड में रिजल्ट्स के ऊपर ट्रांसलेट होता हुआ नजर आना चाहिए। तो आप आर यू सेइंग कि सिंध जो है वो ज्यादा ऑप्टिक्स खेल रही है, सिंध की पॉलिटिकल लीडरशिप, और सब्सटैंशियल ग्राउंड पे वो मैच नहीं कर रहा उनका? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा कि वो खेल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सब्सटैंशियल वर्क है ग्राउंड के ऊपर, उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स अभी तक जो हमें नजर आए हैं वो पंजाब के अंदर नजर आए। ये मेरे ख्याल में हकीकत है। वो नंबर्स हैं, वो तो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो तो हार्ड नंबर्स हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। जी असल दो चीज़ें, एक तो ये बताएं कि एक तरफ आप लॉकडाउन ईज कर रहे हैं, सब कुछ है, अभी आपने शुरू में बात किया कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तमाम बड़े शहरों में बंद है, लोग कैसे जाएंगे? ये जो आप खोल भी रहे हैं, कुछ लोग नौकरियों पर कैसे पहुँच रहे हैं, किस तरह करेंगे? सर यही तो हम कह रहे थे कि ये अभी मुश्किलात हो रही हैं, और जाहिर है जो जितना गरीब है उसके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल है। यही हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि SOPs को मेंटेन करते हुए कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत है कि हम आगे कैसे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को चलाना शुरू करें। जिस तरीके से हमने बाज़ार सारे नहीं खोल दिए हैं, जिस तरीके से हमने इंडस्ट्री सारी नहीं खोल दी है, हमने मखसूस तरीके से, लिमिटेड तरीके से वो खोले हैं। इसी तरीके से हमारे ख्याल में ये एक मंतकी बात है कि ट्रांसपोर्ट भी जो है वो एक कंट्रोल तरीके से और SOPs की बुनियाद के ऊपर उसको भी स्टार्ट किया जाए, ताकि ये जो डिस्पैरिटी है कि मैं तो अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, आराम से चला जाता हूँ वापस, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप सारी जिंदगी भी बंद रखें। चले सिंध का तो समझ आता है, एक डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, KPK में आपकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में आपकी कोalition है, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपनी ही गवर्नमेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, देन व्हाई ब्लेम सिंध गवर्नमेंट? नहीं, उन्होंने दोनों ने, बाय द वे मैंने तो ब्लेम एक दफा भी नहीं किया सिंध गवर्नमेंट की, तो आप बार बार बोल रहे हैं। मैंने तो एक दफा भी सिंध गवर्नमेंट को सिंगल आउट नहीं किया। आपके सारे सवाल जो है वो सिंध गवर्नमेंट, इट वाजंट मेंट दैट वे, इट वाजंट मेंट दैट वे। लेकिन चले जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती। जी नहीं, एक्चुअली पंजाब ने और KP दोनों ने सपोर्ट किया था, लेकिन क्योंकि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट के ऊपर बलूचिस्तान और कराची और सिंध को जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये इशू ज़्यादा जो है इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट का, खासतौर पे ट्रेन और जहाज़ का, वो है भी कराची और कोयटा के लिए सबसे ज़्यादा। पंजाब तो करीब करीब शहर हैं, लोग इधर उधर पहुंच जाते हैं, KP भी निस्बतन शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं। नहीं, लेकिन विद इन द सिटीज, मसलन लाहौर के अंदर, जिस तरह आपके पेशावर के अंदर, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात भी तो है ना। इन द सिटीज जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सब अपने अपने फैसले करेंगे, सब अपने उनको इजाज़त है कि वो अपने फैसले कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि यूनिफॉर्म फैसला जहां तक हो सके वो किया जाए, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर, हमारे ख्याल में तो डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लोकल जो एक्टिविटीज़ हैं, शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये वो एक्सेट्रा जो है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, उसके अलावा आपने इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है, इसके ऊपर ज़ाहिर है यूनानिमिटी होना। अच्छा, असल एक बात चल रही है कि लोग, बहुत से सर्कल का ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट ने ये अनडिक्लेयर्ड फैसला कर लिया है कि वो हर्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसमें एक स्टेज पे अमवात होंगी ज़्यादा, लेकिन वो फिर बाद में संभल जाएगा, और वो उसको तक़वियत मिली है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का मैं कमेंट आपको सुना रहा हूँ, अभी रिसेंटली उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में क्या कहा। बीमारी तो है ही है, इसने फैलना भी है, रोक कोई नहीं सका इसको, अमेरिका समेत, चाइना समेत, इसने फैलना तो है। और हमारा ये मकसद भी नहीं है कि इसकी ज़ीरो ट्रांसमिशन कर दें। एक्चुअली एक सर्टन लेवल तक तो इसे फैल जाए तो बेहतर है फ्यूचर के लिए, ताकि लोग इम्यून भी हो जाएं।
वो कह रहे हैं कि इसने फैलना तो है, हमारा ये मकसद है कि ज़ीरो इसका स्प्रेड हो जाए, लेकिन ये हर्ड कम्युनिटी अगर हो जाती है तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्या ये हर्ड कम्युनिटी का डिसीजन हो गया हुआ है? सर मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है मालिक। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि जितने भी मुल्क हैं, ये सारी बहस हो क्या रही है, ये जुमला फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व क्यों दोहराया जाता है? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि फ्लैटन द कर्व का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि बीमारी जो है वो फैलेगी, लेकिन उस बीमारी के फैलाव की रफ्तार को रोका जाए, सिर्फ बीमारी नहीं खत्म कर रहे हैं। ये अभी तमाम जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका, जहां पे हार्ड लॉकडाउन हुए थे, वहां पर अभी भी वबा फैल रही है, वहां पे अभी भी अमवात हो रही हैं और वो खोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बड़ी सादा सी बात है। आई थिंक पता नहीं क्यों इसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन है कि जो कॉस्ट है लोगों की जिंदगी में, इंसानी जिंदगी के अंदर, इस वबा से मुकम्मल तौर पे बचने के लिए कि कोई किसी को भी ये वबा न लगे, वो इतनी ज्यादा है कि कोई मुल्क, कोई माशरा, कोई इंसान वो कीमत अदा नहीं कर सकता, वो अदा करने की सूरत में नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये तो वबा तो चले फैलेगी, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती उस वक्त तक वबा फैलेगी। कोशिश ये की जाए कि वबा के फैलने की रफ्तार को इस हद तक रखा जाए कि ताकि आपका सेहत का निजाम मफलूज ना हो। तो क्या आप हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट को परस्यू कर रही है गवर्नमेंट कि इस तरह डेवलप होने दे? देखिए, हम परस्यू नहीं कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि तमाम दुनिया, सिर्फ पाकिस्तानी में बार बार रिपीट कर रहा हूं, तमाम दुनिया ग्रेजुअली वहां पर आबादी के अंदर वो लोग जिनको ये बीमारी हो चुकी है, जिनको ये वायरस लग चुका है, उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तमाम दुनिया में ये हो रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और इसके होने के बावजूद, जैसे मैंने कहा कि दूसरे ममालिक जब अमवात का रेट और वबा फैलने का रफ्तार कम होती है, तो उसके बावजूद कि 200, 300, 400, अमेरिका के केस में 3 हज़ार लोग एक दिन के अंदर अमवात हो रही है, वहां 42 स्टेट्स ने जाके रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दी हैं, क्योंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कोप कर पा रहा है कि जिस लेवल के ऊपर है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये टाइम गुजरेगा तो दो में से एक नहीं, लेकिन वहां पे असद, वहां पे जितनी स्टेट्स ने ईज डाउन किया है, वहां पे अब डाउनवर्ड ट्रेंड आया तो उन्होंने ईज डाउन किया है, पीक के बाद गिरना शुरू हुआ है। मालिक, डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बीमारी अभी भी फैल रही है, लेकिन इसका मतलब बीमारी फैल रही है, केसेस की शरह कम हो रही है ना जी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उस शरह का कौन तयन करता है कि कितनी शरह एक्सेप्टेबल है? तमाम मुल्क को शरह तयन कर रहे हैं अपने सेहत के निजाम की कैपेसिटी से लिंक करके। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा था कि नेचुरली, ये नहीं कि किसी कौम की कोई नेशनल पॉलिसी, किसी ने हेल्थ पॉलिसी बनाई है, नेचुरल रिजल्ट ये उस तरफ जा रहा है कि इस बीमारी का हतमी हल दो में से एक सूरत के अंदर होगा। या तो कोई वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाएगी और वैक्सीनेशन से ये खत्म कर दी जाएगी दवाई, या उस लेवल के ऊपर बीमारी फैल जाएगी जो मुख्तलिफ आरा आती हैं, लेकिन लगभग 70% आबादी को अगर ये बीमारी लग चुकी है तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि उस वक्त हर्ड इम्यूनिटी लेवल आ जाता है और उसके बाद इस बीमारी का फैलाव रुक जाता है। सो ये किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा है। अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी की बात की तो जो कुछ एक दो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं चाह रहा हूँ वो ज़रा अनप्लेजेंट भी बात कर लें। एक तो आज कैबिनेट की मीटिंग में भी, आपकी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ, बड़ा इशू था, और वो था इन ड्रग्स की इंपोर्ट का, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस भी ले लिया है और शहजाद अकबर को नॉमिनेट भी कर दिया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता ये चली है कि इंडिया से इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स की इंपोर्ट बैन कर दी पाकिस्तान ने, डेंगू का मेडिसिन भी नहीं आने दिया। और आपने, मुझे याद है एक कैबिनेट मीटिंग में आपने बड़ी मुखालफत की थी जब लौटे केमिकल्स के लिए भरपूर कोशिश की थी रज़ाक दाऊद साहब ने कि वो केमिकल इंपोर्ट आ जाए 40,000 टन एंड ऑल दैट। लेकिन अब सामने नज़र आया है कि ड्रैप ने थेरापेटिक ड्रग्स के नाम के ऊपर हर किस्म का ड्रग इंपोर्ट हो रहा है, इवन वाइटामिन कैप्सूल्स भी और सब कुछ। इधर सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, गवर्नमेंट कोरोना से लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट खुल के अपनी गेम खेल रहे हैं। और मैं आपसे एक और केस भी डिस्कस करूंगा जो मैंने इंट्रो में बात की थी, लेकिन पहले इस पे, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस?
जी, ये सही कह रहे हैं आप। ऐसा ही हुआ था कि और इसीलिए ये पिछली काबीना की मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुई, तो फिर ये मुतालबा किया गया कि जी लिस्ट लाई जाए। वो जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट के अंदर हेल्थ एडवाइजर ने भी, SAPM हेल्थ ने और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों ने ये कहा कि बिल्कुल इसके अंदर वो दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं हैं। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन भी उसकी ऑर्डर कर दी, ये दुरुस्त बात है। सर उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। कोई नहीं जानता कि कोरोना कितने अरसे के लिए क्या है, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि हर मौके के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी गेम्स करते रहते हैं। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि असद बात करेंगे। एक तो शायद उनको हकीकतन पता भी नहीं था, दूसरा बहरहाल उनके कैबिनेट कलीग हैं। लेकिन आई होप कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद इस मामले का ज़रूर जायज़ा लें कि जो उनके लोग हैं, जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनके कारखाने बेनिफिट क्यों कर रहे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट बेनिफिट क्यों कर रहे हैं, क्यों ये प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक साहब से पूछा जो इस कारोबार में मुलव्वस हैं, मैंने कहा मेरी इतला ये है कि 900 से 1000% प्रॉफिट कमा रही हैं ये दोनों कंपनीज। तो उन्होंने कहा ये हम बताने के पाबंद नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप टैरिफ प्रोटेक्शन दें किसी भी इंडस्ट्री को और आप उसके ऊपर ये कदगन लगा दें कि कोई और आदमी वो केमिकल्स और वो चीज़ें इंपोर्ट ना कर सके, तो फिर ये लाजिम है कि मुझे एज अ टैक्स पेयर, आपको एज अ टैक्स पेयर ये पता होना चाहिए कि अगर किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शंस दी जा रही हैं तो उसका शरअ मुनाफा क्या है। अभी हमने शरअ मुनाफा देखे हैं IPPs के अंदर, अभी हमने शरअ मुनाफा देखे हैं ये शुगर स्कैंडल्स के अंदर, जो बिल्कुल क्रिमिनल लेवल के शरअ मुनाफा थे। क्या यहाँ भी ऐसा केस है? कोरोना का मतलब ये नहीं है कि ये बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऐसे तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम इन पे बिल्कुल अपना ओवरसाइट छोड़ दें। बट आई थिंक इट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर साहब एंड हिज टीम टू कम क्लीन ऑन दिस। और उनको चाहिए कि अपने लोगों से सवाल पूछें, क्योंकि हम जानते हैं उनकी नीयत, उनके खुलूस पे किसी को शक नहीं है। लेकिन क्या हम उसी इत्मीनान से बाकी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं? इस बात का फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।